स्कूल के दिनों में हम में से कईयों ने एक निबंध जरूर लिखा और पढ़ा होगा। कौन सा? विज्ञान वरदान या अभिशाप, साइंस बून और बेन। कोरोना महामारी के इस न्यू नॉर्मल दौर में इस शीर्षक को थोड़ा बदलकर टेलीमेडिसिन कर देते हैं। रहन सहन, नौकरी, दफ्तर और पढ़ाई के साथ साथ यह हेल्थ केयर सिस्टम में भी परिवर्तन का दौर है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस एक शब्द की काफी चर्चा हुई है। तो टेलीमेडिसिन क्या है, बदलते हेल्थ केयर सिस्टम में इसकी भूमिका कितनी प्रभावी है, आइए सब कुछ आपको बताते हैं, साथ ही इसके नफा नुकसान भी टटोलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेली हेल्थ की। टेलीमेडिसिन पर बात करने से पहले टेली हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे समझिए कि टेली हेल्थ एक पेड़ है जिसकी कई शाखाएं हैं, टेलीमेडिसिन उसी एक शाखा का नाम है। टेली हेल्थ माने संपूर्ण प्रणाली, उसी का एक पार्ट होता है टेलीमेडिसिन। टेली हेल्थ की व्यापक परिभाषा में क्लिनिकल सेवाओं के अलावा रिमोट एरियाज में नॉन क्लिनिकल सेवाएं भी समाहित हैं। मसलन प्रोवाइडर की ट्रेनिंग, प्रशासनिक बैठक और मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिखित ब्यौरे के अनुसार टेली हेल्थ सर्विलांस, हेल्थ केयर प्रमोशन और पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल को टेलीकम्युनिकेशन के जरिए दुरुस्त रखने के सिस्टम का नाम ही टेली हेल्थ है। टेलीमेडिसिन के बारे में अब बात करते हैं। टेलीमेडिसिन ग्रीक शब्द टेली और लैटिन शब्द मेडेरी से मिलकर बना है। टेली का अर्थ दूरी और मेडेरी का अर्थ होता है हीलिंग, माने दूर दराज में रह रहे रोगियों और चिकित्सकों के बीच की दूरी को पाट कर उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्चुअली सुलभ बनाना। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने पर मरीज डॉक्टर के सामने फिजिकली अपीयर होने के बजाय वीडियो कॉल, फोन कॉल, चैटिंग और ईमेल के जरिए सलाह लेता है। टाइम मैगजीन ने इसे हीलिंग बाय वायर का नाम दिया है। अब आपको टेलीमेडिसिन का इतिहास भी बता देते हैं। वैसे तो टेलीमेडिसिन का उदय इंटरनेट के दौर से पहले हो गया था, लेकिन इस विधा को असल विस्तार इंटरनेट युग में ही मिला। इसने रोगियों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवा देने की तमाम संभावनाओं को खोल दिया और टेलीमेडिसिन की विधा में कई परिवर्तन भी किए। टेलीमेडिसिन को शुरू किया था अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1960 के दशक में स्पेस में जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ का हालचाल जानने के लिए। बाद में ग्रामीण इलाकों में इसे उपयोगी बनाने के लिए 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा अलास्का के 26 गांव में इसे टेस्ट किया गया। इसके बाद नासा ने बाकायदा कंप्यूटर, इंटरनेट समेत तमाम तकनीकी सुविधाओं के साथ 1989 में आर्मेनिया के येरेवान शहर में एक टेलीमेडिसिन सेंटर को ऑफिशियली स्थापित किया। वहीं भारत में इसकी शुरुआत अपनी स्पेस एजेंसी इसरो ने 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स का गठन किया और इससे संबंधित गाइडलाइंस भी जारी की। कोरोना वायरस से महामारी फैलने के दौरान टेली कंसल्टेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए 25 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस में कई बदलाव किए और टेलीमेडिसिन का एक व्यवस्थित रोड मैप तैयार कर रोगियों, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल तय किया। अब एक नजर घुमाते हैं टेलीमेडिसिन के फायदों पर। कोविड-19 महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन को सामाजिक दूरी के साथ प्रभावी उपचार देने वाला सबसे सुरक्षित संवाद प्रणाली माना गया। अस्पताल के चक्कर काटने में पूरा दिन खर्च कर देने की तुलना में यह टाइम फ्लेक्सिबल है। साथ ही अस्पताल आने जाने के खर्चों को कम करने और वहां के संक्रामक माहौल से लेकर मानसिक रूप से बीमार करने वाली गॉसिपिंग से भी ये दूर रखता है। जो मरीज अस्पताल जाने में असहज महसूस करते हैं उनके लिए यह प्रणाली रामबाण साबित हुई। कुछ विशेष आपातकालीन स्थितियों में भी टेलीमेडिसिन मददगार साबित हुई और डिजिटल निगरानी से मरीज के स्वास्थ्य देखभाल की लागत भी कम हुई है। लॉकडाउन में घरों में कैद रहने के कारण लोगों में डिप्रेशन के मामले बढ़े हैं। उन मरीजों के लिए टेली काउंसलिंग खूब कारगर साबित हुई है। कोरोना महामारी के दौर में जब अधिकांश अस्पताल मरीजों से ठसाठस भरे हुए थे, तब लाखों लोग टेलीमेडिसिन के सहारे स्वस्थ हुए। कुल मिलाकर टेलीमेडिसिन ने दुनिया भर के डॉक्टर और मरीजों के बीच के ट्रैवल डिस्टेंस को समाप्त कर इलाज के नए अवसर खोले। टेलीमेडिसिन की चुनौतियां भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। इतिहास, भूगोल और नियम कानून तो आपने समझ लिया, अब समझाते हैं टेलीमेडिसिन की चुनौतियों को, इससे जुड़े जोखिमों और इसकी बाधाओं को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टेलीमेडिसिन हर व्यक्ति या स्थिति के लिए अनुकूल नहीं है। ट्रेडिशनल देखभाल की विधियों में टेलीमेडिसिन उपयोग करने के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। जिन रिमोट एरियाज में रह रहे मरीजों के लिए यह सबसे कारगर बताई जा रही है, वहां कम इंटरनेट स्पीड या सर्वर की समस्या के कारण वर्चुअल कम्युनिकेशन को जोड़ने में इस प्रणाली को जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही मरीज बढ़ते साइबर अपराध के कारण अपनी गोपनीयता को लेकर आशंकित भी हैं। कई लोग टेलीमेडिसिन पर पूरी तरह निर्भर हो रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को यदि आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है तो अस्पताल पहुंचने के बजाय पहले टेलीमेडिसिन का रुख करना घातक
हो सकता है। टेलीमेडिसिन में मरीज की हेल्थ हिस्ट्री की जानकारी जुटाने में डॉक्टरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। डॉक्टर मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर ही जांच और दवाएं सुनिश्चित करता है। डॉक्टर के सामने होने पर मरीज अगर अपने लक्षणों को ठीक ढंग से नहीं बता पाता है तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए बीमारी को समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टेलीमेडिसिन में यदि कोई रोगी एक भी महत्वपूर्ण लक्षण छोड़ देता है तो पूरा इलाज कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बना रहता है। वर्चुअल कम्युनिकेशन में डॉक्टर आपके दिल की धड़कन या सांस को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग नहीं कर सकते, आपका बीपी या शुगर नहीं जांच सकते। इसके लिए उन्हें विजुअल असेसमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आंखों में परेशानी है तो वे टॉर्च जलाकर नहीं देख सकता, आपके बताए लक्षणों पर ही डॉक्टर को उपचार शुरू करना पड़ता है। दूसरी समस्या भाषा और तकनीक की है। भारत में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लक्षणों को सही भाषा और सटीक शब्दावली में नहीं समझा पाते। इस सेवा का लाभ लेने के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क, कंप्यूटर या मोबाइल के कुशल जानकारों की जरूरत है, जिसकी अभी भारी कमी है। अब आपको बताते हैं कि टेलीमेडिसिन प्रोवाइडर्स को कैसे खोजा जाए। यह इतना सरल है कि एक गूगल सर्च पर उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी के नाम से निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा ई-संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ पेड ऐप्स भी हैं जिनका इस्तेमाल भारत में प्रमुखता से किया जा रहा है। प्रैक्टो, 1mg, अपोलो 24/7, डॉक्स ऐप, टाटा हेल्थ और लिबरेट जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल लोग ईओपीडी के लिए कर रहे हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। आमतौर पर यह कॉन्टैक्ट नंबर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही कई प्रदेशों में राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। आप वहां जाकर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे अतुल। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।